तो उस दिन ये पढ़ा रहे थे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसमें हमने बता दिया था वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है। और आज पढ़ना फोकस बिंदु या इसी का दूसरा नाम होता है मुख्य फोकस। ये चीज़ पढ़नी है। फिर से एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं। वक्रता केंद्र जो एक कोई दर्पण होता था जो बिल्कुल गोल था। इस गोल दर्पण से हम इस दर्पण को काट लेते थे। जब इसे हम काटते थे तो काटने का इतना दर्पण हमें प्राप्त होता था जिसके पीछे पॉलिश होती थी। और इस दर्पण के मध्य में जो बिंदु स्थित होता था उस बिंदु को ही हम ध्रुव कहते थे। कि किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य स्थित बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल, इसीलिए ध्रुव को P से लिखते हैं। और ये ध्रुव होता है, ये ध्रुव होता है जिसे हम P से लिखते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र कि उस गोले के केंद्र को जिससे कि यह दर्पण प्राप्त किया जाता है वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं और ये होता था वक्रता केंद्र C। उसके बाद पढ़े थे वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या के लिए इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसीलिए वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं। और इसमें बताया था कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद मुख्य अक्ष में हमने पढ़ाया था कि ये वाली ये जो सरल रेखा होती है, इस सरल रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसमें हमने इसकी परिभाषा बताई थी कि वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद आज पढ़ना फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। ये ध्यान से समझना। देखो फोकस बिंदु और आगे पढ़ाएंगे प्रतिबिंब कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो फोकस बिंदु और प्रतिबिंब, इनमें सिर्फ एक छोटे से पॉइंट में अंतर होता है। यहाँ साइंस को बिल्कुल डीपली पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना। मुख्य फोकस और प्रतिबिंब, उनमें सिर्फ एक पॉइंट का अंतर होगा। देखो फोकस बिंदु किसे कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, इसके पीछे पॉलिश है, ठीक, इसके पीछे पॉलिश है। ये एक दर्पण है, इस दर्पण में ये यहाँ पर हो जाएगा ध्रुव। ये वक्रता केंद्र C, ये हो गई मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गई। अब जो फोकस बिंदु या मुख्य फोकस किसे कहते हैं। जैसे मान लो एक ये दर्पण है, इधर एक कोई वस्तु रखी है जिसे हम कह सकते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब है कि एक ऐसी वस्तु रखी है जिससे प्रकाश की किरणें वो निकल के दर्पण की ओर आएंगी। जैसे टार्च हो गई, मान लो सामने कोई दर्पण रखा हुआ है, इधर से हमने टार्च जलाई तो ये टार्च क्या हो गया, प्रकाश स्रोत, क्योंकि इससे प्रकाश निकल रहा है, इसीलिए ये प्रकाश स्रोत है। तो ऐसे इधर कोई प्रकाश स्रोत रखा हुआ है जिससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी। अब इधर से जो वस्तु रखी है, मान लो इससे प्रकाश की किरणें निकली और निकलने के बाद इस तरीके से बिल्कुल सीधे गए, और ये मुख्य अक्ष है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है। समांतर जो है, गणित में हमने पढ़ाया था समांतर रेखाएं क्या होती हैं। जैसे एक ये रेखा है और दूसरी रेखा बिल्कुल इसके समांतर, बिल्कुल बराबर में हो, दोनों के बीच की दूरी हर बिंदु पर अलग समान हो, तो उसे कहते हैं समांतर रेखा। समांतर नाम से ही पता चल रहा है, समांतर रेखाएं। देखो जिसे नहीं पता है उसे बता दे रहा समांतर रेखाएं क्या होती हैं। इस शब्द को अगर हम तोड़ें समांतर को, तो इसे तोड़ो, क्या आएगा, सम प्लस अंतर, यानी कि ऐसी रेखाएं जिसके बीच का अंतर कैसा हो, समान, समी समान। जैसे मान लो एक ये रेखा है, दूसरी ये है, तो इसके प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी देखो, क्या दूरी समान है, सभी जगह दूरियां समान है। यहाँ देखो दूरी बहुत कम है, फिर ये दूरी बढ़ गई, यहाँ दूरी बहुत ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं दोनों रेखाओं के प्रत्येक बिंदु के बीच दूरियां अलग अलग हैं, तो इसीलिए ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होंगी। समांतर रेखाएं वही होती हैं जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी समान होती है। जैसे एक ये रेखा है, दूसरी ये रेखा है, हम देख रहे हैं कि हर जगह जितना भी गैप है वो सभी जगह गैप बराबर है। इसका मतलब ये रेखा समांतर है। और ज़रूरी नहीं कि समांतर रेखा इस तरीके से ऐसे ही हमेशा बनाई जाए। ये दो रेखा हैं, ये भी समांतर हैं,
क्यों? क्योंकि इनके बीच का ये गैप देखो सभी जगह ये गैप बराबर है, प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी ये बराबर है, इसीलिए ये समांतर रेखा है। ये रेखा बनाओ, ये भी समांतर रेखा है, क्योंकि ये देखो इनके बीच का जितना भी गैप है ये गैप सभी जगह बराबर है, इसीलिए ये दोनों रेखाएं समांतर रेखा है। जितनी भी रेखाएं समांतर हैं इसे छोड़ के। समांतर रेखा का मतलब आ गया समझ में? अब देखो यहाँ ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ही तो ये प्रकाश की किरण आ रही है। जब ये किरण यहाँ पर गई तो ये दर्पण है, इधर इस साइड में तो पॉलिश है, लेकिन पीछे वाली साइड तो परावर्तक तल है। और परावर्तक तल ये वाली साइड जो अंदर वाली साइड ये परावर्तक तल है, और परावर्तक तल से ही होती है परावर्तन की घटना। ये बताया था हमने शुरू में कि परावर्तक तल से ही परावर्तन की घटना होती है। और मान लो इधर से प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं और हम कहें इधर परावर्तन हो जाए, तो इधर परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि इधर तो पॉलिश है, कोई चिकना तल नहीं है, इसीलिए इधर पॉलिश, इसीलिए इधर पॉलिश है, क्योंकि इधर पॉलिश है इसीलिए इधर से परावर्तन की घटना नहीं होगी। जो परावर्तक तल है ये वाला, यहाँ से होगी परावर्तन की घटना। अब परावर्तन की घटना का मतलब क्या है? हमने बताया था प्रकाश का वापस लौटना ही परावर्तन कहलाता है। यानी कि ये जो प्रकाश की किरण गई ये वापस लौटेगी, वापस लौटेगी तभी तो परावर्तन की घटना होगी। अब वापस लौटने का मतलब यह है, ये प्रकाश की किरण ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, बिल्कुल सीधे भी जा सकती है, कहीं से भी गुजर सकती है। मान लो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, यहाँ से हुआ परावर्तन, और परावर्तन के बाद ये किरण इस तरीके से वापस लौट गई। ये किरण वापस लौटेगी। क्यों वापस लौटी? क्योंकि परावर्तन हुआ। इतनी चीज आ गई समझ में? अब देखो ऐसी एक किरण, क्योंकि इधर तो प्रकाश स्रोत है, कोई वस्तु रखी है इस तरीके से, इस तरीके से कोई वस्तु रखी हुई जिससे लगातार प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, तो जरूरी थोड़ी ना एक ही किरण निकले, कई सारी किरणें निकलेंगी। तो दूसरी किरण फिर से मुख्य अक्ष के समांतर गई। अब जब ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद फिर से यहाँ होगा परावर्तन, और परावर्तन के बाद ये किरण फिर से इस तरीके से वापस लौट जाएगी। फिर एक किरण हमने और ली मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, समांतर होने के बाद दर्पण से परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद ये किरण फिर से वापस लौट जाएगी। फिर से एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर ली, अब यहाँ से हुआ परावर्तन, और परावर्तन के बाद फिर से ये किरण वापस लौट जाएगी। अब ध्यान से समझो, यहाँ हम देख रहे हैं कि जितनी भी किरणें वापस लौट रही हैं, जितनी भी किरणें परावर्तन के पश्चात वापस लौट रही हैं, वो सभी किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी हो रही हैं, एक बिंदु पर मिलती हुई नजर आ रही हैं, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु से गुजर रही हैं। ये बिंदु एक ऐसा बिंदु है जिससे जो सभी किरणें गुजरती हुई आ रही हैं। देखो ये ऊपर वाली किरण ये आई, इसी बिंदु से गुजरते हुए गई, दूसरी वाली किरण परावर्तन हुआ, इसी बिंदु से गुजरते हुए गई, तीसरी वाली किरण ये परावर्तन हुआ, ये भी इसी बिंदु से गुजरते हुए गई, चौथी वाली किरण यहाँ से परावर्तन हुआ, ये भी इस वाले बिंदु से गुजरते हुए गई। तो हम देख रहे हैं जितनी भी किरणें हैं सभी की सभी किरणें परावर्तन के पश्चात एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर सभी किरणें एक दूसरे से गुजरती हुई नजर आ रही। तो इसी बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु, और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि फोकस, इसे इंग्लिश में फोकस पॉइंट कहते हैं, FOCUSPOINT, फोकस पॉइंट। तो ये पहला अक्षर एफ आया, इसीलिए फोकस बिंदु या मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। सर ये चित्र बना लेगा हम बता देंगे, अभी नहीं सब बताएंगे। तो इतनी चीज़ आ गई समझ में कि फोकस बिंदु क्या होता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है इसकी, ये फोकस बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है, ये जो मुख्य अक्ष है इस मुख्य अक्ष पर ही स्थित है ये बिंदु। हम देख रहे हैं कि फोकस बिंदु इस मुख्य अक्ष पर ही तो है, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पर कहीं पर बनाओ फोकस बिंदु या ऊपर यहाँ कहीं बनाओ, ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये फोकस बिंदु एक ऐसा बिंदु है जो मुख्य अक्ष पर ही स्थित है। तो जब हम परिभाषा लिखेंगे तो ये लाइन भी लिखना जरूरी है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। ठीक, अब परिभाषा देखो बनानी है, और तुम्हें परिभाषा बनानी है तो जो जो यहाँ हुआ है बस वही लिखते जाओ, जैसा जैसा हुआ वही लिखते जाओ, परिभाषा बन जाएगी। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था कि
सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, यही तो हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर ही तो किरणें आई। तो हम लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये किरणें चली थी मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहीं से परिभाषा बना रहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, उसके बाद क्या हुआ, परावर्तन की घटना हुई। तो हम लिखेंगे परावर्तन के पश्चात, ठीक, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से, ये बिंदु कहाँ स्थित है, मुख्य अक्ष पर ही तो है, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, उस बिंदु को ही फोकस बिंदु कहते हैं। बात समझ में आई? सभी चीज़ें जो इसी में आ गई। हमने ये भी बता दिया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, और ये भी बता दिया कि ये बिंदु कहाँ स्थित है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित है। ठीक, कि फिर से सुन लो एक बार परिभाषा, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को ही फोकस बिंदु कहते हैं। ध्यान रखना कि जिस बिंदु पर काटती हैं, और इसके अलावा एक शब्द लिखेंगे और, काटती, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। ये प्रतीत शब्द लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये देखो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में हम क्या, अवतल दर्पण में क्या होता है, देखो ये किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हुई नजर आ रही हैं, ये वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे काटती हैं। और जबकि जब हम यहाँ उत्तल दर्पण वाला चित्र बनाएंगे, तो वहाँ किरणें ये एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटेंगी, हमें काटती हुई प्रतीत होंगी। हम मन में अपने आप में कल्पना करेंगे कि ये किरणें आपस में कहीं ना कहीं काट रही हैं, यानी कि हम उन किरणों को ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं मिलाएंगे, तो तभी वहाँ हम ज़बरदस्ती अपने आप किरणों को मिलाएंगे, तो इसीलिए हम वहाँ शब्द लगाएंगे कि काटती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण में किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, और जबकि उत्तल दर्पण में वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटेंगे, जबकि काटती हुई प्रतीत होंगी। इसीलिए ये लाइन दोनों लिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम परिभाषा पढ़ रहे हैं फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, और एक ही परिभाषा में दोनों की परिभाषाएं होंगी। दोनों कौन कौन सी, जो अवतल दर्पण का फोकस बिंदु है और उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु है। दर्पण दो ही तो होते थे, एक गोलीय दर्पण दो ही प्रकार के तो होते थे, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो इसी वाले चित्र में हमने दोनों परिभाषा लिख दी फोकस बिंदु की। आगे उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु जो होगा उसकी परिभाषा अलग पढ़ेंगे, और अवतल दर्पण का जो फोकस बिंदु होगा उसकी परिभाषा अलग पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन इसमें हमने दोनों परिभाषा एक में ही मिला दी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु को ही फोकस बिंदु कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखो, देखो देखो हेडिंग डालो फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, और ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल एफ। चित्र अभी नहीं बनाना है, पहले परिभाषा लिखवा दो, उसके बाद हाँ ये चित्र बना लो। फिर अभी बोला कुछ नहीं, हेडिंग डाल लीजिए मुख्य फोकस अथवा फोकस बिंदु, ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल एफ, और इसमें आप लिखो कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ऐसे करके लिखो। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाते हुए प्रतीत होती हैं परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाते हुए प्रतीत होती हैं देखो या जाते हुए प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को ही फोकस बिंदु कहते हैं। तो इस बिंदु को ही फोकस बिंदु कहते हैं। एक बार हम चित्र फिर से बता दे रहे हैं, तो चित्र कैसे बनेगा, क्योंकि इस पहले चैप्टर में करीब तुम्हारे 18 चित्र हैं, करीब 18 चित्र हैं पूरे चैप्टर में। तो ये चित्र रटना असंभव है, रट तो पाओगे नहीं, इसीलिए समझ के ही चलो कैसे बनेगा। एक बार फिर से समझ लो इस चित्र को। जो फोकस बिंदु क्या होता है, सबसे पहले हमने एक दर्पण लिया था, और ये मध्य में स्थित बिंदु होता था ध्रुव, जिसे P से लिखते हैं। ये वक्रता केंद्र C, ये हो गया मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई थी। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई थी, यहाँ दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद ये किरण इस तरीके से वापस हो गई। फिर दूसरी किरण आई थी मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ भी परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद ये किरण इस तरीके से वापस हो गई। फिर तीसरी किरण ऐसे ही आएगी, परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद इस बिंदु से वापस लौट जाएगी। चौथी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यहाँ से परावर्तन होगा और इस बिंदु से वापस लौट जाएगी। तो ये वाला जो बिंदु है यही है फोकस बिंदु। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब चित्र बनाओ ऐसा मत करना जो ये वक्रता केंद्र C और इधर ध्रुव P, इन दोनों के ठीक बीच में ही ये वाला बिंदु बनाना फोकस बिंदु। ऐसा मत करना कहीं ऐसे करके यहाँ से गुजार दो या फिर यहाँ से गुजार दो। ये इस तरीके से किरणें गुजारनी है कि C और P इनके बीच में ही आना चाहिए F। आगे तुम्हें एक संबंध पढ़ाएंगे R और F में संबंध। R होती वक्रता त्रिज्या और F होती फोकस दूरी। उसमें संबंध क्या होता है वहाँ से और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि ये C और P के F बीच में ही हमने फोकस बिंदु F क्यों बनाया। तो ये चित्र बनाते समय ध्यान रखना C और P के बिल्कुल मध्य में ही होना चाहिए फोकस बिंदु F। इसका चित्र बनाना करेंगे। ये चित्र बना लिया होगा। अब देखो आगे पढ़ना है। ये फोकस बिंदु या मुख्य फोकस हमने पढ़ लिया। अब जो देखो एक ये होता है अवतल दर्पण, इस तरीके से एक अवतल दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण का भी ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, और ये फोकस बिंदु भी होगा। और एक होता है ये उत्तल दर्पण, इस तरीके से ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में भी ये ध्रुव होगा, इधर वक्रता केंद्र होगा और फोकस बिंदु F होगा। यानी हम देख रहे हैं कि फोकस बिंदु अवतल दर्पण में भी है और फोकस बिंदु उत्तल दर्पण में भी है। दोनों के फोकस बिंदु अलग अलग है, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। तो इन दोनों के फोकस बिंदु देखो अलग अलग है। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु अलग है और उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु अलग है। अब इन दोनों की अलग अलग परिभाषा पढ़नी है कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु किसे कहते हैं। तो नंबर 1, अब आगे हेडिंग डालो
अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है, पहले से समझ लो। देखो अवतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अभी जो हमने फोकस बिंदु की परिभाषा पढ़ाई थी, तो उसमें जो चित्र बना था, उस चित्र को देखो, वो अवतल दर्पण ही है, वो अवतल दर्पण ही है। तो वही अवतल दर्पण की परिभाषा हो जाएगी। सिर्फ उसमें से एक शब्द हटा देंगे कि काटती हुई प्रतीत होती है, वो शब्द हटा देंगे। देखो अवतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है। सबसे पहले हमने अवतल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण बना लिया। ये चित्र बनाना सीख लो अच्छे से। अवतल दर्पण में ये हो गया ध्रुव P, इधर वक्रता केंद्र C, ये हो गया मुख्य अक्ष। तो यहाँ देखो सबसे पहले इधर कोई वस्तु होगी, उस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलेंगी और पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और जो किरण समांतर जाती है तो यहाँ से परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद किरण इस तरीके से वापस हो जाएगी। दूसरी किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फिर से यहाँ दर्पण से परावर्तन होगा, और ये किरण फिर वापस लौट जाएगी। तीसरी किरण भी इसी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस तरीके से वापस लौट जाएगी। ऐसे ही हम जितनी भी किरणें लेंगे, वो सभी किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से ही वापस लौट जाएंगे। तो इसी बिंदु को हम कहेंगे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। अब यहाँ देखो, जो अभी हमने फोकस बिंदु का चित्र बनाया था, और ये है अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। दोनों चित्र एक जैसे हैं, तो परिभाषा भी सेम है। सिर्फ इतना हो जाएगा, यहाँ जो किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, अब काटती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं कि हमने जबरदस्ती इन्हें डैश डैश करके मिलाया हो। इन्हें डैश डैश करके नहीं मिलाया, ये वास्तव में किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। जो इसी बिंदु पर सभी किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। अब ये नहीं लिखेंगे कि काटती हैं या काटते हुए प्रतीत होती हैं, या काटते हुए प्रतीत होती हैं, इस शब्द को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ काटते हुए प्रतीत नहीं हो रही हैं, यहाँ किरणें वास्तव में काट रही हैं। जो आगे हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, वहाँ किरणें काटते हुए प्रतीत होंगी। अभी दोनों में अंतर भी बता देंगे। तो इसकी परिभाषा सेम है। यहाँ जैसे चित्र बनाया, सबसे पहले क्या हुआ था, किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, तो लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। उसके बाद क्या हुआ, दर्पण से परावर्तन हुआ, तो लिखेंगे दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, इस बिंदु को ही दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। एक और परिभाषा फिर से सुन लो कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, इस बिंदु को ही अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखो। देखो, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, इस बिंदु को ही
इस बिंदु को ही अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को ही अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ये हो गया फोकस बिंदु है, और ये भी सी और पी इन दोनों के बिल्कुल बीच में बनना चाहिए। चित्र बिल्कुल वैसा ही है जो पहले बनाया था। इस चित्र को बनाओ, उसके बाद पढ़ाए उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, दोनों के सेम है। ये चित्र बन गया होगा। अब अगले हेडिंग डालो उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। ये अवतल दर्पण का पढ़ा था, अब पढ़ना उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। देखो उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है। देखो उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, ये चित्र हमने बनाया। ये दर्पण कौन सा है? जो दर्पण है। अभी ये दर्पण कोई सा नहीं है, तब के इस पर पॉलिश नहीं हो जाता। अभी दर्पण भी नहीं है। ना तेरे टाइम ना सब बताओ। ये उत्तल दर्पण है। और ध्यान रखना, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, जो वस्तु होती है, वस्तु हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, उल्टे हाथ तरफ। ऐसा नहीं है कि ये इस साइड में पॉलिश है तो इधर कहीं वस्तु रखें। ठीक, अवतल दर्पण में देखो इस साइड में पॉलिश थी तो हमने इधर ही वस्तु को रखा था। अब कहीं ये समझो कि इस साइड में इधर पॉलिश थी तो वस्तु इधर कहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। वस्तु हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, उल्टे हाथ की तरफ। अगर ये दर्पण है तो इस हाथ पे ही हम वस्तु रखेंगे। अब इधर कोई वस्तु होगी, इधर कोई वस्तु होगी, तो इससे प्रकाश की किरणें जाएंगी। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये ध्रुव P, वक्रता केंद्र C। अब देखो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी। यहाँ से होगा परावर्तन, तो परावर्तन के बाद ये किरण इस तरीके से वापस लौट जाएगी। ऐसे ही दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो समांतर आने वाली किरण, ये दर्पण का परावर्तक तल है, ये किरण यहाँ से इसका परावर्तन होगा, ये किरण इस तरीके से वापस लौट जाएगी। आगे मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद ये किरण वापस लौट गई। ऐसे ही आगे एक किरण और आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। जब ये किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आई तो यहाँ दर्पण से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये किरण वापस लौट जाएगी। फिर से जितनी भी हम किरणें लेंगे वो सबकी सब मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी और यहाँ से परावर्तन हो जाएगा। अब देखो यहाँ ये किरण, ये जो ऊपर वाली दो किरणें हैं ये तो वापस ऊपर जा रही हैं, क्या कहीं किसी बिंदु पर मिल रही हैं? ऐसे ये नीचे वाली जो दो किरणें आई थी, यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये किरणें फिर वापस लौट गई। हम देखना है कि चार किरणें हैं, 1 2 3 4, ये चारों किरणें सब एक दूसरे से अलग अलग हट रही हैं, कहीं आपस में एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। अब जब एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं तो फोकस बिंदु भी नहीं बनेगा, क्योंकि फोकस बिंदु हम किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं। कि मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु स्थित होता था जिस पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं, तो यहाँ तो मुख्य अक्ष ये हो गई। इस पर क्या अभी कोई ऐसा बिंदु हमें मिला है कि जिस पर किरणें एक दूसरे को काटती हों? कोई बिंदु अभी ऐसा नहीं मिला है। लेकिन ये जो किरणें वापस लौटी हैं और हम इसे डैश डैश करके किरणों को पीछे हटाएं तो हो सकता है हमें कहीं ना कहीं कोई बिंदु मिल जाए, एक बिंदु ऐसा मिल जाए जिस पर ये किरणें सभी एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो। जैसे ये किरण है, इसको अगर हम डैश डैश करके पीछे हटाएं तो यहाँ पर मिलेगी। ऐसे ये वाली किरण जो वापस जा रही है, इसे अगर हम डैश डैश करके हटाएं, पीछे वापस करें तो यहाँ पर मिलेगी। ऐसी जितनी भी किरण है, ये किरण देखो इधर वापस जा रही है, तो जो किरण वापस गई इसको भी डैश डैश करके पीछे मिलाओ,
ये किरण जो वापस जा रही है इसको भी डैश डैश करके हम पीछे हटाएं तो हम देख रहे हैं कि ये बिंदु एक बिंदु हमें ऐसा मिला जिस पर सभी किरणें एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो रही हैं। एक दूसरे को वास्तव में नहीं काट रही हैं, हमें काटते हुए प्रतीत हो रही हैं। हम लोग मन में कल्पना कर रहे हैं कि ये सभी किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगी। तो इसी बिंदु को हम कहेंगे उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। बात समझ में आई? हमने कहा था देखो कि अवतल दर्पण में किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं और जबकि उत्तल दर्पण में किरणें एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं काटती हैं, हमें काटते हुए प्रतीत होती हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा हम देखो हम लिखेंगे कि उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु को ही उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। और जबकि हमने अवतल में लिखा था कि काटती हुई एक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, जबकि यहाँ लिख रहे हैं कि एक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों में अंतर है, वहाँ किरणें वास्तव में काटती थी और यहाँ उत्तल दर्पण में किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो बस यही छोटा सा अंतर है कि अवतल दर्पण में वास्तव में किरणें काटेंगी और उत्तल दर्पण में किरणें काटती हुई प्रतीत होंगी। परिभाषा बाकी पूरी सेम है कि परिभाषा देखो यहाँ सबसे पहले जैसा होगा वैसे ही कहते हैं परिभाषा हो जाएगी। सबसे पहले क्या हुआ था कि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं, समांतर आने वाली किरणें उनका दर्पण से परावर्तन हुआ और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर किरणें एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती हैं, इसी बिंदु को हम कहते हैं उत्तल दर्पण का फोकस।